हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए एकेजी सीरीज़ का पहला लेक्चर। जिसे नहीं पता है कि एकेजी सीरीज़ क्या है तो मैं बता देता हूँ। एकेजी सीरीज़ मेरा एक सीरीज़ है जो कि मैंने लॉन्च किया है मई 2025 वालों के लिए। इसमें मैं इन डेप्थ इन डिटेल करवाऊँगा लॉ के पूरे चैप्टर अपने नोट्स के साथ। मैं नोट्स यहाँ लिखूँगा क्लास में ही, एंड तुम्हें ये लिखना है, एंड मैं सारे मॉड्यूल के सारा चीज़ कवर करूँगा, हर एक कॉन्सेप्ट। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई किसका वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। एंड वीडियो जो कि अच्छा लगना ही है तो लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करो शेयर। स्टार्ट करते हैं हम लोग एलएलपी एक्ट से। आई थिंक तुमने शेड्यूल देख लिया होगा, मैंने शेड्यूल शेयर कर दिया किस दिन कौन सी क्लासेस होने वाली है। सो उसको भी चेकआउट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। हमें आज स्टार्ट करना है एलएलपी एक्ट 2008 से। तो एलएलपी एक्ट का एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट 6 मार्क्स का आता है एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इससे तुम स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्ट। कोई भी एक्ट स्टार्ट हम लोग करेंगे तो लेकिन हम लोग को समझना होगा कि भाई उस एक्ट का रिक्वायरमेंट क्या था। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि हमें एलएलपी एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि ये तो भाई ताज़ा ताज़ा एक्ट 2008 में आया हुआ। तो ऐसा क्या नीड था, क्या ज़रूरत पड़ गया, इससे पहले इसका ज़रूरत नहीं था क्या, क्यों हमें एलएलपी एक्ट लाना पड़ा। तो ये चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे। ये समझ लो एक तरह से इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था मिस्टर एक्स। ये हमेशा से बिजनेसमैन बनना चाहता था भाई। बचपन में सबका सपना होता है भाई बिजनेसमैन करना, बिजनेसमैन बनना, अंबानी अडानी जैसा बिलियन छापना। नौकरियों में क्या रखा है भाई, बिजनेस करेंगे पैसा छापेंगे। सबका यही सपना होता है, बचपन में सब यही देखते हैं। बस 12 जाते जाते सबको अपनी जो है कैपेबिलिटीज़ पता चल जाती है। तो बस मिस्टर एक्स का भी एक सपना था कि भाई उसको एक बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करना है, ये वॉच बेचने का बिजनेस करना है, ठीक है। अब इस बिजनेस करने का कौन से तरीके से वो बिजनेस करे, मतलब चलो ठीक है वॉच बेचेगा, बट वॉच बेचेगा किस तरह, ऐसा रोड पे लेके तो नहीं निकल जाएगा वॉच। तो यानी कोई तरीका होगा बिजनेस करने का। तो मिस्टर एक्स सोच ही रहा था, तभी मिस्टर एक्स को याद आया कि भाई एकेजी जो है वो तो भाई कॉमर्स स्टूडेंट है, उसको पता होगा बिजनेस करने का कैसा तरीका है। यानी वो मेरे पास आया। किसके पास आया, एकेजी के पास। और आकर मेरे से पूछा कि भाई देख, मेरे को वॉच का बिजनेस करना है, तू बता कैसे कैसे मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्या आइडिया दे मेरे को। मैंने उसे सिंपल बोला कि भाई देख, है तो बहुत तरीके, बट मेनली 3 तरीके हैं जिससे तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसने बोला कौन कौन से। मैंने बोला देख, सबसे पहले तू या तो तू अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप फर्म खोल ले, यानी किसी एक दोस्त के साथ कोलैबोरेट कर ले, हाथ मिला ले, एंड उसके साथ तुम दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करो। या तो तुम सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, या भाई अकेले दुकान खोलो और बिजनेस स्टार्ट कर दो, या फिर तुम कंपनी स्टैब्लिश करो और बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। मैंने बोला कि भाई तेरे तेरे को बिजनेस करना है ना, ये 3 तरीके से तू बिजनेस कर सकता है। तो उसने बोला अच्छा भाई तुमने 3 तरीके तो बताए, बट ये 3 तरीके में क्या क्या मेरिट है डिमेरिट है ये भी तो बता, तब ना मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को कौन से तरीके से बिजनेस करना है। मैंने बोला हाँ बताता हूँ, नेकी और पूछ पूछ। तो सबसे पहले मैंने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप। देख भाई, इसमें तेरे को कुछ नहीं करना है, एक दुकान खोल ले और बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, जैसे हमारे आसपास के जनरल स्टोर में होते हैं, ठीक है, वैसे कर दे। सारा पैसा तेरा लगेगा। बस दिक्कत इसमें यह है, अगर कोई डेप्थ वगैरह लिया है तो भाई तेरे को चुकाना होगा, अपने घर से भी पैसा इसमें जोड़ना होगा। यानी अगर तुम डेप्थ नहीं चुका पाओगे तो तुमको अपने घर में जो सामान है, बीवी बच्चे सब बेचना पड़ जाएगा। तो उसने बोला भाई ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरे पास मेरी एक बाबू है जो कि मेरे को बहुत प्यारी है और मैं उसको रिस्क पे नहीं डाल सकता। तो इसलिए उसने बोला मैं सोल प्रोप्राइटर तो ऑप्ट नहीं करूँगा। मैंने बोला भाई पार्टनरशिप में भी यही दिक्कत है कि इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो बोला भाई 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 मैं तब पार्टनरशिप भी ऑप्ट नहीं करूँगा, बिकॉज आई लव माई बाबू, ठीक है। मैं घर से कुछ नहीं देना चाहता, कुछ ऐसा बताओ कि मेरे पे लाइबिलिटी ना आए। मैंने बोला तेरे पे लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए तो भाई कंपनी बना ले, सीधी बात है। इस पे लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी है, तू जितना पैसा लगाएगा उतना के लिए ही लायबल होगा। उसने बोला हाँ भाई ये तो अच्छा है, मैं कंपनी खोल के बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोला रुक 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 रुक, इसकी डिमेरिट भी तो सुन ले। मैंने बोला भाई इसमें बहुत लीगल वे पेपर वर्क है, यानी तू पेपर वर्क करते ही करते तेरा आधा ज़िंदगी निकल जाएगा। यानी कि इन सिंपल तुम ही जानते हो, तुम लोग खुद जानते हो कि कंपनी में कितने लिंदी प्रोसेस होते हैं, कितने ज़्यादा पेपर वर्क होते हैं भाई। एक छोटा काम के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ मैनेजमेंट अलग, ऑनरशिप अलग।
तो ये सब बातें जैसे मैंने बोला, मिस्टर एक्स भाई सर पकड़ के बैठ गया, बोला क्या मैं कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा, क्या मेरा बिजनेसमैन बनने का सपना खत्म हो गया। ठीक है, और वो रोने लगा। तभी उधर से हमारी बातें सुनते हुए आया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट बोला भाई तेरे को बिजनेस करना है मैं करवा के दूंगा, तेरे को बिजनेस करना है, इन तीन में से कोई तरीका तेरे को पसंद नहीं आया, इन तीनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, मैं इन कमियां को ठीक करूंगा, इनके जो डिस मेरिट हैं उनको ख़त्म करके एक अलग तरीका तुम्हारे लिए सिर्फ मिस्टर एक्स के लिए बनाऊंगा कि तू बिजनेस अच्छा से कर सके। मिस्टर एक्स ने बोला कैसे कैसे। गवर्नमेंट ने बोला मेरे को थोड़ा दिन का टाइम दे, मैं तेरे को बताता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बुलाता है एक मीटिंग में कंपनी को। ठीक है, गवर्नमेंट एक मीटिंग में कंपनी को बुलाता है और उसके साथ बुलाता है पार्टनरशिप को। ठीक है, दोनों को मीटिंग में बुलाकर बोलता है कि भाई तुम लोग करो मैरिज। हाँ भाई दोनों शादीशुदा हैं, बिल्कुल, तुमको पता नहीं था क्या। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में होता है मैरिज, दोनों हो जाते हैं शादीशुदा। कंपनी हस्बैंड है, पार्टनरशिप वाइफ है। ठीक है, दोनों के बीच में हो गया मैरिज। जैसे ही इनके बीच में मैरिज हुआ, मैरिज होने के बाद ऑब्वियस सा बात है एक बच्चा होगा, और उस बच्चे का नाम इन्होंने रखा LLP। भाई मैंने इन LLP को इनका बच्चा क्यों बोला, क्योंकि देखो जैसे हर बच्चे में अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, उसी तरह LLP जो आया इसमें कुछ कंपनी के क्वालिटी हैं एंड कुछ किसके पार्टनरशिप के क्वालिटी हैं। ठीक है, कुछ कंपनी के क्वालिटी एंड कुछ पार्टनरशिप के क्वालिटी। और कौन से क्वालिटी है, गुड क्वालिटी। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी और पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे क्वालिटी, गुड क्वालिटी चीज़ निकाला और उसको एक में मिलाया और उसका नाम दे दिया LLP। अब कौन कौन से अच्छे क्वालिटी है, देखो कंपनी से क्या क्या क्वालिटी LLP ने लिया। सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई लायबिलिटी लिमिटेड होगा, मेंबर का जितना अनपेड अमाउंट है। उसके बाद सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग होंगे, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हमेशा ज़िंदगी भर चलेगा, उसी तरह LLP भी हमेशा ज़िंदगी भर चलेगा। यानी हर एक बॉडी कॉर्पोरेट वाला फीचर्स LLP में आया। ठीक है, ये सारे फीचर्स कंपनी का आ गया। अब पार्टनरशिप से भी कुछ फीचर्स दिए गए, क्या क्या, एग्रीमेंट से मैनेज होगा। ठीक है, एग्रीमेंट से मैनेज होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो भाई LLP कुछ नहीं है, LLP बना क्यों, हमारे पास मेनली तीन ही तरीके थे बिजनेस करने के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप करे या पार्टनरशिप करे या कंपनी करे। तीनों में बहुत सारे डिमेरिट्स थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे। तो भाई ये जो है ना डिस्करेज कर रहे थे लोग को बिजनेस करने से, जैसे यहाँ मिस्टर एक्स डिस्करेज हो रहा था। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को देखा और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, इसका एज अ सॉल्यूशन सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि हम एक नया तरीका लाएंगे बिजनेस करने का इन तीनों के अलावा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके एंड वो लोग बिजनेस कर सके। क्योंकि जितना लोग बिजनेस करेंगे उससे इकोनॉमिक ग्रो होता है और वो देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब समझ में आया कि LLP आया क्यों। LLP आया क्योंकि देश को एक नया तरीका चाहिए था बिजनेस करने का, और वो नया तरीका कौन दिया गया, LLP के द्वारा दिया गया। अब जैसे कंपनी को कौन देखता है, कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप को कौन देखता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसी तरह भाई LLP को भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए, LLP को भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए, तो उसको देखता है LLP एक्ट 2008। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि LLP आया क्यों, क्या नीड था LLP का। ये कहानी से सब कुछ क्लियर हो गया एंड इसके साथ साथ तुमने फीचर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, LLP के फीचर्स आए, कैरेक्टरिस्टिक्स आए, एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है एंड उसको बस डिफाइन करना है। एक फीचर्स और यहाँ याद ध्यान रखना, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है भाई, तुम लोग स्कूल में पढ़े होगे, स्कूल थप्पा मारता है ना अपना डॉक्यूमेंट पे, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पे थप्पा मारता है तो क्या हो जाता है कि स्कूल उसको ऑथराइज कर दिया। उसी तरह हर कंपनी के पास खुद का कॉमन सील होता है। उसी तरह LLP के पास भी, क्योंकि ये कंपनी का बेटा है तो भाई कॉमन सील इसके पास भी था। कॉमन सील यानी LLP के पास भी एक कॉमन सील है जिससे वो थप्पा मार के सारे डॉक्यूमेंट को ऑथराइज कर सकता है। बट ये कॉमन सील जो है अब ऑप्शनल हो गया है।
क्यों ऑप्शनल हो गया है? क्योंकि अब ये जो है दो डायरेक्टर, दो डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा, दो डीपी मिलके ये काम कर सकते हैं। यानी कि अब कोई एलएलपी को अगर थप्पा नहीं है उसके पास तो वो क्या करेगा, दो डीपी को बोलेगा साइन कर दे, वो थप्पा वाला ही काम करेगा, कॉमन सील वाला काम करेगा। यानी कॉमन सील रखना ना रखना कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास दो डीपी होंगे उससे साइन करवा दो। यही क्वेश्चन इस बार के जैन 2025 में भी आया था एंड मैंने प्री एग्जाम मैराथन में भी करवाया था। इसी के साथ तुम्हारा फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया एंड एडवांटेजेस भी खत्म हो गया। एडवांटेजेस क्या क्या है, ऊपर वाले पॉइंट्स लिखना है एडवांटेजेस में कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, और कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो जैसे कि ईजी टू फॉर्म। ईजी टू फॉर्म भाई एलएलपी को फॉर्म करना बहुत आसान होता है। ईजी टू डिजॉल्व, ईजिली डिजॉल्व भी हो जाता है एलएलपी। तो इस तरह तुम एडवांटेजेस लिख सकते हो। और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें एग्रीमेंट से मैनेज होता है, इसमें मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, ये परपेचुअल सक्सेशन इसमें पोजेस करता है। तो ये सब पॉइंट्स तुम्हें लिख सकते हो तुम। इसके साथ तुम्हारा एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स भी एलएलपी का मैंने ख़त्म कर दिया। अब एलएलपी आया कब, मैंने बोला कि सरकार ने ये प्रॉब्लम देखा, तो सरकार ने ये प्रॉब्लम 2007 में फाइंड किया। 2007 में सरकार ने देखा अच्छा ये प्रॉब्लम है मार्केट में, एक नया फॉर्म का ज़रूरत है। फिर उन्होंने एक कमेटी बनाया 2007 में और उस कमेटी को बोला कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाओ, यानी हमें नया तरीका चाहिए बिजनेस करने का, वो लेकर आओ। कमेटी ने 2008 में बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। 12 दिसंबर 2008 को बिल पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, और ये बिल उसके बाद जनवरी में 2009 में किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास, जहाँ प्रेसिडेंट ने इन्हें साइन कर दिया। क्या ये एग्जाम में आएगा? देखो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये इंट्रोडक्शन है, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ ऐसे बिल आया क्योंकि ये 2008 को पास हुआ था तो इसलिए एलएलपी एक्ट 2008 नाम पड़ा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज एन एलएलपी, व्हाट इज एलएलपी, एक एलएलपी है क्या? देखो अभी जितना मैंने बताया ना कि एलएलपी एक नया तरीका है बिजनेस करने का, पार्टनरशिप और कंपनी से अलग एक तरीका है। बस तुमको एलएलपी को यही ऐसे ही डिफाइन करना है, ऐसे ही डिफाइन करना है। एलएलपी क्या हुआ? एलएलपी ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ, सबसे पहला। सो ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में कई बार उठ के आया है, क्योंकि एलएलपी से हमेशा भाई डायरेक्ट क्वेश्चन हाँ ही आते हैं, कभी कभी केस स्टडी आता है। तो देखो व्हाट इज एन एलएलपी, तो एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डूइंग अ लीगल बिजनेस। क्या यही मैंने बोला कि भाई एलएलपी कुछ नहीं, एक नया तरीका है। सरकार को लगा कि भाई लोगों के पास सिर्फ कम तरीके हैं, सिर्फ तीन तरीके हैं बिजनेस करने का, तो सरकार चाहते थे कि उन्हें एक और तरीका मिले, तो वो तरीका उनको मिला एलएलपी से। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेट बिजनेस, ऑल्टरनेट बिजनेस कॉरपोरेट व्हीकल। इसका क्या मतलब भाई, ये ऑल्टरनेट तरीका हुआ। ऑल्टरनेटिव हुआ कि नहीं भाई, तुम्हारे पास पहले पार्टनरशिप कंपनी यही दो हुआ करते थे, अब तुम्हारे पास पार्टनरशिप कंपनी एलएलपी, पार्टनरशिप और कंपनी के दोनों फीचर्स एलएलपी में है। तो क्या उन दोनों का ऑल्टरनेटिव नहीं मिल गया तुम्हें एलएलपी एज एलएलपी? तो भाई वही तो बोल रहा है, ये ऑल्टरनेट तरीका है नया बिजनेस करने का। तीसरा, पार्टनर्स हैव देयर लिमिटेड लायबिलिटी। मैं लायबिलिटी शॉर्ट में मैंने लिखा है, तुम्हें फुल लिखना है, बता देता हूँ। अप टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। पार्टनर्स का लायबिलिटी भाई लिमिटेड होता है, ये तो मैंने फीचर्स में ही बताया कि ये फीचर्स भाई एलएलपी ने अपने पापा से लिया है, यानी कंपनी से लिया है। जैसे कंपनी में पार्टनर मेंबर्स की लायबिलिटी जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स का, उतना ही लिमिटेड रहता है, उतना ही लॉस हो सकता है। उसी तरह एलएलपी में भी जो पार्टनर ने कंट्रीब्यूशन दिया है उतना का ही उसको लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं देना होगा, उसके घर से पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, डी नंबर, LLP it shall liable for all its debt
अप टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, यानी एलएलपी का जितना एसेट्स है उसकी लायबिलिटी पे ऑफ करने में चली जाएगी। यहाँ तक आई थिंक तुम्हें कोई दिक्कत ना नहीं हुआ होगा। एंड मैं बता देता हूँ ये दोनों फीचर्स किसके हैं, कंपनी के हैं, ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट जो पार्टनरशिप का फीचर्स डाल दो, मैनेज इट्स इंटरनल रेगुलेशन by way of an agreement ensuring flexibility of operation। यानी कि अपना जो इंटरनल रेगुलेशन है, यानी एक एलएलपी चलेगा कैसे, जैसे कंपनी में कौन चलाता है, डायरेक्टर, तो एलएलपी में कौन चलाएगा, तो एलएलपी में भाई एग्रीमेंट पार्टनर्स बनाएंगे और वो अपने हिसाब से चलाएंगे, जिस कारण से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन होता है। यानी कि ये फीचर्स किससे उठ के आया, पार्टनरशिप से। तो इसमें कुछ फीचर्स जो डिफिनेशन में है, 2 फीचर्स कंपनी का डाल दिया, एक फीचर्स किसका डाल दिया, पार्टनरशिप का। एंड न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑल्टरनेट बिजनेस व्हीकल है, इसी से तुम्हारा एलएलपी का डिफिनेशन हो गया ख़त्म। एंड मैं तुम्हें मॉड्यूल खोल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मॉड्यूल में तुम्हारा डिफिनेशन यही है, देखो ये तुम्हारा डिफिनेशन है। मैंने जो वहाँ लिखा है, क्या तुम ये एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हो, भाई लिख के आ सकते हो, सेम डिट्टो भी उतार दोगे ना तो तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने भी यही लिखा था, मॉड्यूल की ही लैंग्वेज है, की पॉइंट सेम होने चाहिए, तुम्हें पूरा मॉड्यूल रटना नहीं है, ठीक है। और तुम मैच कर सकते हो, यहाँ पॉइंट्स दिया हुआ है, मॉड्यूल तुम्हारा मई 2025 का ही है, तो तुम यहाँ सर देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं, जैसे मैंने बताया कि एलएलपी को गवर्न कौन करता है, एलएलपी एक्ट। जैसे कंपनी को कौन देखता है, कंपनीज एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसको देखता है, पार्टनरशिप को देखता है। उसी तरह एलएलपी को देखने वाला कौन है, एलएलपी एक्ट। तो देखो एलएलपी एक्ट्स में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स बोले तो भाई जैसे तुम्हारा बुक बाइफरकेट है ना, उसी तरह एक्ट को भी बाइफरकेट किया जाता है कि ये चैप्टर में इसके रिलेटेड बात होगा, वो चैप्टर में उसके रिलेटेड बात होगा। तो ऐसे तुम्हारे एक्ट को भी जो है ना चैप्टर्स में बांटा जाता है। तो यहाँ पे 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सेक्शंस कितने हैं, तो 81 सेक्शंस हैं। भाई सेक्शंस क्या होते हैं, सेक्शंस तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, यानी ये बताता है कि कोई चीज़ कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, सब कुछ जो बताता है। जितने रूल्स होते हैं वो सेक्शंस में होते हैं। एंड उसके बाद आते हैं शेड्यूल क्या होता है भाई, शेड्यूल तुम्हें क्या बताता है कि प्रोसीड्यूर्स क्या होंगे, यानी कोई चीज़ का तरीका कैसे होगा, वो तुम्हें वो बताता है शेड्यूल। 4 शेड्यूल हैं, इसमें चारों लिख लो क्या क्या बात करता है, क्या क्या तरीका बताता है। सबसे पहला शेड्यूल फर्स्ट बताता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। शेड्यूल 1 बात करता है क्या म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज होंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। शेड्यूल 1 के बाद शेड्यूल 1 यही बात करता है। शेड्यूल 2 बोलता है एक पार्टनरशिप कैसे कन्वर्ट होगा एलएलपी में, यानी एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है किसी का, उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका, प्रोसीड्यूर शेड्यूल 2 बताता है। शेड्यूल 3 बात करता है कि एक प्राइवेट कंपनी कैसे कन्वर्ट होगा एलएलपी में। एंड शेड्यूल 4 बात करता है कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैसे कन्वर्ट होगा एलएलपी में, ठीक है। ये चारों शेड्यूल बात करता है। मैंने बता दिया क्या चीज़ को, लिस्टेड कंपनी को नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को बोला जाता है कि भाई उसको एलएलपी में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा है एंड प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए लिस्टेड कंपनी को बोला है कि भाई देख तू छोड़ दे, बाकी जिसको कन्वर्ट होना है
ये शेड्यूल को उठाएं एंड उसको उसमें जो प्रोसीड्यूर्स हैं उसको फॉलो करें एंड अपना कन्वर्जन ईजिली कर ले। इसी के साथ में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं मॉड्यूल से तुम्हें दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट, ये इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट, डिफिनेशन हमने कर लिया। ठीक है, अब ये वाले सेक्शन 2 वाला अभी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, इसके साथ इधर आ जाओ, वो भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें सब ये सब जो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन, इसमें कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो भाई सारे इंपॉर्टेंट नहीं है समझाने लायक, तुम्हें बस मॉड्यूल से एक बार रीडिंग मारनी है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई इतने थे, मैंने सिर्फ 5 ही बताए, 6 ही बताए। मैंने इन जनरल बताया, अगर 6 मार्क्स के आएंगे तो वो 6 पॉइंट तुम लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सबको क्या छोड़ देना है? देखो छोड़ना कुछ नहीं भाई, एक एक लाइन का है, एक एक लाइन का बस पढ़ लेना है, रीडिंग मारना है, बस रीडिंग। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शंस के बारे में। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 1। देखो कोई भी एक्ट हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, एलएलपी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, सेक्शन 1 हमेशा क्या बात करता है? अप्लीकेबिलिटी के बारे में। यानी कि एक एक्ट कहाँ तक अप्लीकेबल है उसके बारे में बात करता है, एप्लीकेबिलिटी। तो ये जो एक्ट है होल ऑफ इंडिया अप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। यानी कि एलएलपी एक्ट 2008 कहाँ लगेगा? पूरे इंडिया में हर जगह लगेगा। ठीक है, सेक्शन 2 हर एक्ट का, एलएलपी का ही नहीं, हर एक्ट का डिफिनेशंस बताता है। यानी उस एक्ट में कोई टर्म्स यूज हुए हैं उनको डिफाइन करता है, डिफिनेशंस बताता है। तो इस एक्ट में भी तुम्हारे पास बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, बट क्या हमें सारे पढ़ने हैं? देखो पढ़ने सारे हैं बट इम्पॉर्टेंट सब नहीं है। मैं दिखाता हूँ क्यों। देखो जैसे फीचर्स मैंने बोला कि ये सारे फीचर्स सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम्हें एक बार पढ़ना है। उसी तरह सेम होता है भाई डिफिनेशंस में। अब देखो पहला जो डिफिनेशन है बिजनेस, इसमें मैं क्या डिफिनेशन तुम्हें समझाऊं? बिजनेस तो सबको पता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आईसीआई दे सकता है, चांसेस 1% से भी कम है। बट भाई क्यों ही छोड़ना, एक बार रीडिंग मारने में क्या जा रहा है? तो तुम्हें डिफिनेशन सारे रीडिंग मारना है। जो 3 इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है वो मैं अब भी तुम्हें लिखवाऊंगा, वो उससे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो डिफिनेशन है तुम्हें रीडिंग मारना है। सबसे पहला डिफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट। देखो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई ऐसा कंपनी जो कि या तो इंडिया में रजिस्टर हुआ है, इंडिया के बाहर रजिस्टर हुआ है, ठीक है, एलएलपी है, आउटसाइड इंडिया के बाहर एलएलपी है। यानी देखो कोई भी कंपनी या एलएलपी इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं भी इनकॉर्पोरेट हुआ है वो सब बॉडी कॉर्पोरेट होगा। यानी उसके पास सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा। यानी जितने भी एक बॉडी कॉर्पोरेट पॉजेस करते फीचर्स वो सब होंगे। बस इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा वो ध्यान रखने वाला बात है, एक कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होता है बॉडी कॉर्पोरेट में। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं वो हैं, पहला फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, दूसरा फॉरेन एलएलपी एंड तीसरा स्मॉल एलएलपी। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला फाइनेंशियल डिफिनेशन, सबसे पहला जो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। देखो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भाई, सबको पता है 1 अप्रैल से पीरियड स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जो चलता है उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हम लोग अकाउंट्स में यूज़ करते हैं। तो भाई एलएलपी का भी फाइनेंशियल ईयर सेम यही डिफिनेशन बताता है। क्या डिफिनेशन है? देखो फाइनेंशियल ईयर इज अ पीरियड starting from 1 April to ending on 31 March of next ईयर।
यानी फाइनेंशियल ईयर क्या है भाई, एक पीरियड है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च दूसरे साल तक चलता है। ये तो हमें सब पता था। तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बच्चों वाला बात है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक पॉइंट है। मान लो एक एलएलपी है, मेरी एक एलएलपी है, एकेजी एलएलपी, और मैंने ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन मैंने इस एलएलपी को इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट क्या यानी 2024 में 2 अक्टूबर 2024 में मैंने ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, तो क्या यहाँ पर 31 मार्च 2025 को मेरा ईयर एंड होगा? द आंसर इज नो। क्यों? फाइनेंशियल ईयर तो भाई नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, लिखो मेरे साथ, वेयर ए एल एल पी इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 38 सितंबर। ये पॉइंट ध्यान रखना, यानी एक एलएलपी अगर 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होता है, द पीरियड shall end on 31 March on the next following year। भाई देख रहे हो, देख रहे हो, यानी 38 सितंबर के बाद अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। यानी कि मेरा एलएलपी कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 2 अक्टूबर 2024 को। क्या ये 38 सितंबर के बाद है? द आंसर इज यस, उसके बाद है। तो मेरा पीरियड ख़त्म 2025 को नहीं होकर 31 मार्च 2026 को होगा, नेक्स्ट ईयर जाकर ख़त्म होगा, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यही पे बोलता है फाइनेंशियल डिफिनेशन, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बात करता है फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी भाई बहुत इजी डिफिनेशन है, लिख लो, एकदम इजी पीजी है। any LLP incorporated outside India and had a place of business in India। कोई एक एलएलपी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट, सपोज करो यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुई और इंडिया में आकर बिजनेस कर रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहा है, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन एलएलपी कहलाएगा। ठीक है, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एलएलपी। भाई एक स्मॉल एलएलपी क्या है? छोटी एलएलपी स्मॉल कंपनी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूँ, स्मॉल एलएलपी इज अ, भाई इज का पॉइंट उड़ गया, इज अ। ठीक है, स्मॉल एलएलपी क्या है? सपोज करो मैंने एक एलएलपी खोला एंड मैंने और मिस्टर एक्स ने मिलकर एक एलएलपी खोला एंड हम दोनों ने एलएलपी में 5 लाख रुपया लगाया एज कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, मैं मिस्टर एक्स कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा, 5 लाख का हमने कॉन्ट्रीब्यूशन लगाया और हमारा जो टर्नओवर हुआ, ठीक है, टर्नओवर यानी कितना पैसा आया एक साल में और कितना गया, पैसा का टर्न कितना हुआ। तो हमारा टर्नओवर जो हुआ साल का सपोज करो हमारा टर्नओवर हुआ 10 लाख और हमने कंट्रीब्यूट कितना किया था? 5 लाख। तो क्या हम स्मॉल एलएलपी कहलाएंगे? द आंसर इज यस, हम लोग स्मॉल एलएलपी कहलाएंगे, क्योंकि एक एलएलपी को स्मॉल एलएलपी तब माना जाता है जब उसमें पार्टनर्स मिलकर कितना कंट्रीब्यूट करें? 25 लाख से कम। हम दोनों यानी मैं और मिस्टर एक्स ने 25 लाख से कम कंट्रीब्यूशन किया है। हाँ, हमने 5 लाख किया है, 25 लाख से तो कम होता है 5 लाख। दूसरा दूसरा हमारा जो टर्नओवर होगा एलएलपी का पिछले साल, वो टर्नओवर 40 लाख से कम होना चाहिए। क्या हमारा 40 लाख से कम था? अरे बहुत कम था, हमारा तो सिर्फ 10 लाख था। तो क्या हम एलएलपी स्मॉल एलएलपी कहलाएंगे? द आंसर इज यस, हम लोग स्मॉल एलएलपी कहलाएंगे। अब उसी को लिखो, लिखना कैसे वो लिखो। ए स्मॉल एलएलपी इज अ, अच्छे से लिखो यहाँ पर, इज अ एलएलपी वेयर, अब ठीक है, पार्टनर्स
contribution shall not exceed 25। और ट्राई करना कि भाई फिगर में मत लिखकर उसको वर्ड्स में लिखा करो। 25 लाख रुपीज़। पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शैल नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज़ और सच हायर अमाउंट not exceeding 5 करोड़ रुपीस। अब ये जो सेकंड मैंने और से लिखा ये तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं समझ में आया। देखो लिमिट यही है, 25 लाख से कम होना चाहिए पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बट इस 25 लाख का लिमिट को बाद में फ्यूचर में जाकर सरकार 5 करोड़ तक कर सकता है। यानी इस 25 लाख के लिमिट को सरकार कहाँ तक बढ़ा सकता है, 5 करोड़ तक बढ़ा सकता है। अभी लिमिट कितना है, 25 लाख तक। एंड यहाँ एंड है, यानी टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन दोनों ही 25 लाख और 40 लाख से कम होने चाहिए। एक भी अगर नहीं हुआ तो वो स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाएगा। दोनों है, एंड है, कंपलसरी है। यहाँ दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट दोनों कंपलसरी है, ठीक है। या तुम लोग उसको पॉइंट बना के लिख लो, ठीक है। ऐसे तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में फिर बोलोगे डाउट आ रहा है, ठीक है। देख लो 1 नंबर एंड 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, एंड है। यहाँ ध्यान रखना भाई, एंड है। ये सब छोटी छोटी गलतियां पे ध्यान रखना। कुछ लोग और लगा देते भाई, और नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट, चलो लिखो इसको। सेकेंड पॉइंट, टर्नओवर शैल नॉट exceed 40 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस। एक पॉइंट यहाँ, एक चीज़ भाई ब्लंडर हो गया, मैंने क्या लिखना भूल गया। 40 लाख रुपीस इन लास्ट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यही सब छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में कटता है मार्क्स। जैसे मेरा अभी कटा, मैंने लास्ट यानी पिछले साल लिखना ही भूल गया, तो इसका मतलब ही बदल गया भाई। वही गलती यहाँ होती है, तुम्हें ये गलतियाँ ध्यान रखनी है। पिछले साल टर्नओवर 40 लाख से कम होना चाहिए और पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम होना चाहिए। इस लिमिट को बाद में सरकार 5 करोड़ और 50 करोड़ तक बढ़ा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा स्मॉल एलएलपी क्या होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 3। ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है बट जान लो, बहुत छोटा सा पिद्दी सा सेक्शन है। सेक्शन 3 क्या बोलता है, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बस इतना ही, हाँ भाई इतना ही बोलता है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है भाई। ये तो हम लोग ऊपर से जब कहानी पढ़ के आ रहे तभी हम लोग समझे कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तब तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन सब कुछ है। एंड बॉडी कॉर्पोरेट का डिफिनेशन भी हमने पढ़ा, उसमें भी बोला कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड है। यानी सेक्शन 3 सिंपल बोलता है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेक्शन 4 देखो, एलएलपी का नाम क्या है, नाम क्या है, बोलो बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लास्ट में क्या आता है, पार्टनरशिप। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता था। क्या कंफ्यूजन होता था भाई, ये रियली में होता था कि पार्टनरशिप है तो भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पुराना एक्ट है, तो उसके भी कुछ प्रोविजन लगा सकते हैं भाई, नाम में तो पार्टनरशिप है। तो सरकार को सेक्शन 4 में ये बोलना पड़ा कि नन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो मैं यहाँ शॉर्ट में आईपीए लिख रहा हूँ, तुम्हें एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है शॉर्ट में, मैं बता देता हूँ, एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं। नन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल एप्लीकेबल टू एलएलपी।
यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी प्रोविजन हो एलएलपी में लग नहीं सकता। यानी पार्टनरशिप देखकर लोग जो है पार्टनरशिप का प्रोविजन लगाने लगते हैं, वो नहीं होगा भाई। सेक्शन 4 बोलता है बिल्कुल नहीं तुम लगा सकते। इसी के साथ हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया और मैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तुमने क्या क्या कर लिया, ये फीचर सब ये सब तुमने कर लिया। देखो 25 लाख, 5 करोड़, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 लाख और 50 करोड़, 50 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 4 बता दिया कि प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप अप्लाई नहीं होगा एलएलपी पे। सेक्शन 4 तक हो गया। तुम्हें मैं 3 होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने लिखा ये नोट्स तुम अपने कॉपी में लिखोगे एंड इससे रिवाइज करोगे। उसके अलावा इसके जितने डिफिनेशंस हैं ये सारे डिफिनेशन तुम्हें रीडिंग मारना है। जितने फीचर्स मैंने बताए ये कैरेक्टरिस्टिक्स बस रीडिंग मारना है बुक से, यही तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप कि तुम लोग मेरा बात मानोगे एंड होमवर्क करके आओगे। कल हम लोग सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे एंड कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड बताओ कैसा लगा वीडियो, लाइक करो भाई, मेरे को पता चलेगा कि हाँ तुम्हें पसंद आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट एंड इस बार लॉ को 4 देना है।